डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, वैसे तो ये एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पर मेरा ये विचार है और मेरा ये मत है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती हैं जितनी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं। क्योंकि इन एक्सरसाइजेस के अंदर सभी पूरे चैप्टर में जो भी हमने सीखा है उस सब के मिक्स फार्मूलाज होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि एग्ज़ाम्स में ऐसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप सबको कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़े नहीं, उसको भी पूरी तैयारी करें और एक एक सम को सॉल्व करें। तो इसलिए मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 5.4 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको लेकर आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें कहा गया है विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 सो ऑन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें उन्होंने पूछा है कि ये जो गिवन AP है 121, 117, 113, इस AP की कौन सी टर्म होगी जो कि वैल्यू जो है नेगेटिव टर्म में जहाँ वो आ जाएगी। जैसे अब ये एक सीक्वेंस में चल रही है ये AP, तो कौन सी टर्म पे आके इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमारे पास A है, गिवन है हमारे पास, वो 121 है। D हम फाइंड आउट कर लेंगे 117 माइनस 121 करके, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 की। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि AN जो है, ये जो AN है, ये पहली नेगेटिव वैल्यू है किसी मेरे इस AP की। तो मेरे पास जो nth टर्म का फार्मूला है वो मैं लिखूंगा। जैसे अब मैंने ये कंडीशन लिखी कि AN इज़ लेस देन 0, तो मेरा फार्मूला बेटा ये यूज़ होगा AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक इक्वेशन का काम कर रहा है यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी और समझने भी बड़ी आसानी होगी। तो अब आइए देखिए 121, ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर दूंगा। 121 A की वैल्यू है, N हमें पता नहीं है क्योंकि वही हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद N माइनस 1 और -4 जो है वो हमारा D है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बच्चे सम वैल्यू आती है 121 प्लस, क्योंकि -4n प्लस 1 तो +4, तो -4n प्लस 4 इज़ लेस देन 0, ये वैल्यू बचेगी। तो 121 प्लस 4 इज़ 125, -4n इज़ लेस देन 0। तो जैसे ही बेटा ये मैं इस साइड 125 को लेकर जाऊंगा, वो 4n इज़ ग्रेटर देन 125 हो जाएगी, यही वैल्यू आएगी। तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 31.25। तो 31.25 जो है एक्चुअल में कोई टर्म नहीं हो सकती। तो n जो है 31 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो पहली n जो टर्म होगी 32nd टर्म होगी विच इज़ लेस देन 0। तो हमें इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 32 इज़ द टर्म विच इज़ लेस देन 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमसे बात की जा रही है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of AP. कोई एक गिवन AP है, उसकी थर्ड और सेवंथ टर्म जो है उसका जो सम है वो 6 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो हमें पहला जो 16 टर्म्स हैं इस AP की, उसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको जो कंडीशन दी हुई है हमें, पहले इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखेंगे और धीरे धीरे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें गिवन है A3 प्लस A7 इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का सम यानी प्लस 6 है। अब A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं और A7 को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं, तभी ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D। तो मेरे पास वैल्यू आती है 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। और इसको मैं और छोटा कर लूँ अगर इक्वेशन को, तो मेरे पास वैल्यू आती है
क्योंकि ये सारी वर्ड्स 2 पे चले जाएंगी टर्म पूरी, तो a + 4d = 3, यहाँ a की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3 - 4d। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हुई जो मैंने फॉर्म की। आइए अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं जो हमें सेकंड सिचुएशन से मिलेगी। तो सेकंड सिचुएशन है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड सेवंथ AP इज a + 2d × a + 6d = 8। ये दोनों जो है 8 है, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जब भी हम इसको करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 8 आता है। तो इस वैल्यू को, जो हमने a की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की जगह मैंने 3 - 4d लिख दिया और इस a में भी मैंने 3 - 4d लिख लिया। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 3 - 2d और 3 + 2d। तो मेरे पास जो बनता है वैल्यू a + b और a - b का जो है उसकी इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो वो इक्वेशन होती है a² - b²। तो सिमिलरली 3² - 2d² = 8। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 2 का स्क्वायर जो है -4d² = 8, ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो 4d² = 8 - 1 या 4d² = 1। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/4 का अंडर रूट या 1/2। तो अब मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही मैं d की वैल्यू पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है a आ जाए और उसके बाद में फर्स्ट 16 टर्म्स को जो है फाइंड आउट कर सकूं। तो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट a = 3 - 4 × 1/2। तो 2 से 4 और 2 कट जाएंगे तो 3 - 2 = 1। तो ये a जो है मेरा 1 हो जाएगा। तो अब हम सम का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला बच्चे Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे s 16 है तो 16/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × a 1 था मेरा, तो 2a + n - 1, 16 - 1 × d = 1/2। तो इसको जब मैं पुट करूँगा तो 16/2 = 8, 2 + 15 × 16 - 1 = 15, 15 × हाफ, ये वैल्यू आती है। तो इसको मैं यहाँ पे 15 × हाफ को 7.5 भी लिख सकता हूँ। तो 8 × 7.5 + 2, इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आती है बेटा 9.5 × 8, तो जिसकी वैल्यू 76 आती है। यानी जो पहली 16 टर्म्स होंगी इसका जो सम होएगा वो 76 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इसको भी हम समझने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, लैडर हैज़ अ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये लैडर है, एक सीढ़ी है जो लकड़ी की शायद बनी है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर का है। द रिंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन ए लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए ये 25 सेंटीमीटर का जो है पहली रंग जो है 45 की है, एंड में 75 की हो जाती है। If top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required? तो इस पूरे टर्म में अगर ये ऊपर वाली जो रंग है, सीढ़ी है, और जो नीचे वाली सीढ़ी है, इन दोनों के बीच में 2.5 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो इस पूरी सीढ़ी को बनाने के लिए कितनी लकड़ी जो है हमें रिक्वायर होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करना इतना टफ नहीं है। बस आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझें ऐसे क्वेश्चंस में, और उसके बाद उस कंडीशन को लिखना शुरू करें तो आपका आंसर बड़ी जल्दी सॉल्व होता है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग इज 2.5 मीटर × 100 यानी कि 250 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन टू रंग इज 2.5। एक रंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 है। तो हमारे पास टोटल रंग्स बच्चे कितनी हो जाएंगी, 250/10, और एक रंग जो लास्ट में जिसको हमने काउंट नहीं किया वो ऐड हो जाएगी, तो 10 + 11 रंग्स हो जाएंगी। और लेंथ जो रंग है इसकी जो सीढ़ी है इसकी इंक्रीजिंग फॉर्म में है 25 से 45 सेंटीमीटर के अंदर, यानी a की वैल्यू मेरे पास 25 है और A11 की वैल्यू 45 है, और n यहाँ से हमें पता चल ही चुका है कि 11 है। तो टोटल वुड कितनी रिक्वायर्ड होगी, हम फार्मूला लगा देंगे S11 = n/2 × a + l। तो S11 की वैल्यू बेटे 11/2 × 25 + 45,
तो 25 + 45 70 हो जाएंगे। और 11/2 इंटू 70 जब हम करेंगे तो 11 इंटू 35 यानी कि 385 सेंटीमीटर जो है लकड़ी की लेंथ होगी, जितनी रिक्वायर्ड है हमें इस पूरी वुड को बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house equal to the houses following the number x. Find the value of x. देखिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो उसमें कहा जा रहा है, अगर हम उसको समझ लें तो इस सम को सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए इसमें कहा है कि रो ऑफ हाउसेज नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली 1 to 49। एक लाइन है जिसमें घर बने हुए हैं, जिसमें जो लाइन है उसमें घरों का नंबर जो है 1 से लेके 49 तक है। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड चीज़ कही है कि ये नंबर एक सीरीज़ में है, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक सीरीज़ में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 49 तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीच में कोई हाउस है x। अगर हम x से पहले वाले जो हाउस हैं उनका सम कर लें, वो बराबर होगा किसके, x के बाद वाले जितने नंबर रह गए उनके सम के। कोई एक वैल्यू है x, वो एक ऐसा घर है, उससे पहले वाले जितने भी घर हैं उन सब का सम उस सारे बराबर है किसके, उस x के बाद वाले घर के जितने भी नंबर हैं उन सब के बचे हुए सम के बराबर। तो सिचुएशन बड़ी आसान है। इसमें देखिए ये मैंने यहाँ ड्रॉ करके समझने की कोशिश की है। ये मान लीजिए x है, तो x से जो पहला घर है उसको हम x - 1 डिनोट कर सकते हैं, और x के बाद वाला जो घर है इसको x + 1 डिनोट कर सकते हैं। तो हमें पहले x - 1 का सम निकालना है। तो x - 1 का सम निकालने के लिए हम n/2 इंटू a + l का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो x - 1/2 ये मेरा n/2 हो गया, a + l, तो ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे a मेरे पास 1 है, d भी 1 है, और n की वैल्यू x - 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x - 1/2 इंटू 1 + x - 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो x - 1/2 इंटू x, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब देखिए x इंटू x + 1, ये जो आगे वाले घर हैं x से, इनका सम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो यहाँ पे a भी जो है, सबसे पहले मैं पूरे 49 का जो है s सम निकाल लूँगा, और उसमें से जो है sx उतने का वैल्यू का सम मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास x + 1 का सम आ जाएगा। क्योंकि x + 1 का जो सम है वो निकालने के लिए मेरे पास ना तो a है ना l है। l है लेकिन a नहीं है, तो इस तरीके से मैं sx + 1 का सम निकाल लूँगा। तो s49 - sx करूँगा, यानी पूरी लाइंस का, पूरे घरों का सम निकाल लूँगा नंबर्स का। उसमें से जो sx है, जो x नंबर का घर है, वहाँ तक के सम को मैं माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है a 1 आ जाता है s49 फाइंड आउट करने के लिए, n 49 है, और l भी जो है वो 49 है। तो s49 का सम निकल जाएगा 49/2 इंटू 1 + 49, यानी 49 इंटू 50, और ये वैल्यू जब 2 और 50 कट जाएंगे तो 25 बचेगी। 49 इंटू 25 इज़ 1225। अब जो दूसरा sx का सम निकालना है मुझे, वो निकलेगा a मेरे पास 1 है, n जो है वो x है, और l जो है वो भी x है। तो वो सम निकालने के लिए x/2 इंटू 1 + x, यानी x + x² / 2, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो गिवन कंडीशन है, उस कंडीशन को, इन तीनों वैल्यूज़ को जब मैं रख दूंगा तो मेरा सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो sx - 1 इज़ इक्वल टू sx + 1, डेट इज़ इक्वल टू sx - 1, यानी x49 - sx। तो xx - 1 की वैल्यू मेरे पास आई थी पहले, x² - x/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1225 माइनस x + x² / 2 के। ये वही कंडीशन है जो ऊपर हमने लिखी थी। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है x + x² वाला, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, चेंज करूँगा इसकी साइड, तो मेरे पास वैल्यू बेटा बचेंगी x² - x + x + x²। तो ये माइनस और प्लस के x कट जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 2x² / 2, जो मैंने यहाँ लिखी है, 2x² / 2 इज इक्वल टू 1225। तो x² की वैल्यू 1225 आएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, √2
1225। ठीक है, तो जब इसका अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो जो x नंबर का घर था वो 35 नंबर का था, जिससे पहले के जो वैल्यूज़ हैं यानी 1 to 34 का सम और 36 से 49 का सम, इन दोनों के सम जो है वो बराबर होंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि अ स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। ये 15 स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ है ये 50 मीटर है। बिल्ट ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, ये सॉलिड कंक्रीट से, कंक्रीट यानी आपको पता ही होगा सीमेंट, रेता, बजरी, इस सब का मिक्सचर होता है, उससे बनी हुई है। ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ हाफ मीटर। हर एक स्टेप जो है एक दूसरे स्टेप से हाफ मीटर जो है वो ऊंचा है। एंड ए ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, जो उसकी विड्थ है वो भी हाफ मीटर है। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो कितना कंक्रीट पूरा लग जाएगा उस पूरे टेरेस को बनाने के लिए। तो ये पिक्चर मैंने बनाई है, ये देखिए, ये 50 लेंथ है, ये 1.4 जो है इसकी हाइट है, ये कॉमन है सबके लिए, लेकिन ये जो विड्थ है ये कम होती जा रही है। तो ये आप देखिए, इसको सम को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के। तो फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड फिगर वी कैन अज्यूम दैट फर्स्ट स्टेप इज़ हाफ मीटर वाइड। तो पहला जो है हाफ मीटर वाइड होगा। दूसरा स्टेप कितना चौड़ा हो जाएगा, हाफ के अंदर एक हाफ मीटर और ऐड कर दिया तो 1 मीटर हो जाएगा। उसके अंदर हाफ मीटर और ऐड करेंगे तो थर्ड स्टेप मेरा 3/2 यानी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो देयर इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ हाफ मीटर इन एवरी स्टेप। यहाँ से हमें पता चलता है कि हर एक स्टेप में आधा मीटर बढ़ता जा रहा है। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। हाइट ऑफ स्टेप जो है 1.4 सेंटीमीटर 1.4 मीटर है और लेंथ जो है वो 50 है। ये सब के लिए कॉमन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम का जो कंक्रीट है फर्स्ट स्टेप का वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास है 50, ब्रेथ है 1/2 और हाइट है 1/4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा 2 से 25 से आएगा, जब 50 और 2 कटेंगे तो 25/4 जो है पहले स्टेप की जो है हाइट है। सेकंड स्टेप का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो निकलेगा 50 × 1 × 1/4। तो जब हम इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू 25/2 आ जाएगी। उसी तरीके से थर्ड स्टेप को जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा 50 × 3/2 × 1/4। तो इसका आंसर हमारे पास 75/2 होगा। तो इस तरीके से अगर हम इन स्टेप्स को देखें तो हमारे पास एक AP खड़ा हो जाता है, एक सीक्वेंस बन जाती है, और वो सीक्वेंस है 25/4, 25/2, 75/2 और सो ऑन टिल 15 स्टेप्स। तो इसका जो वॉल्यूम कंक्रीट कितना लगेगा वो फाइंड करने के लिए हमें इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कि Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। उसमें ये सारी वैल्यूज़ हम डालेंगे। तो n हमारा 15 है क्योंकि 15 स्टेप्स हैं, तो 15/2 × 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 25/4 आई थी, तो 2 × 25/4 प्लस n 15 है तो 15 - 1 × 25/4, ये हमारा d है, क्योंकि d हमने फाइंड आउट किया था 25/2 से 25/4 को माइनस करके, ये हमारी d की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे 15/2 इंटू, यहाँ पे इसको मैं काट दूंगा तो 25/2 बचेगा। 15 - 1 = 14, 14 × 25/4, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई जब करता हूँ तो 15/2 प्लस इंटू 25/2 प्लस 7 × 25 हो जाएगा 175/2। तो इसको हमने उसी तरीके से लिख लिया यहाँ पे 15/2 × 725 प्लस 175/2 यानी 200/2 या 100 बचेगा। तो 15/2 × 200/2 यानी कि 15/2 × 100। तो 1550 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 750 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हमें नीचे स्टेटमेंट में लिखना होगा देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस इज 750 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं उनमें हमें जो आंसर्स हैं वो स्टेटमेंट लिख के ही देने पड़ते हैं, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो जब भी आप इन सम को सॉल्व करें, जैसे मैंने यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आप भी स्टेटमेंट्स को लिखें और सॉल्व करें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सम समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।